गाड़ी काफी देर से कमालाबाद नामी शहर के जंक्शन पर खड़ी थी। अचानक मेरी नजर बाहर प्लेटफॉर्म पर पड़ी और कुछ देर के लिए तो मुझे यूं लगा कि अब मैं वाकई जागती आंखों से भी सपने देखने लगा हूं। मुझे यूं लगा जैसे मैंने ज़हरा को किसी दरमियानी उम्र की औरत के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हुए देखा है। हाँ बिल्कुल, वो ज़हरा ही तो थी, लेकिन नकाब के बगैर, और औरत भी मेरे लिए अनजानी थी। लेकिन ज़हरा यहाँ कमालाबाद के इस रेलवे प्लेटफॉर्म पर। अगले ही लम्हे मैं लपक कर उठा और तकरीबन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर उतर आया। स्टेशन काफी बड़ा था और यहाँ भीड़ भाड़ भी काफी थी, लेकिन अभी तक मैं दूर जाती उस औरत की सफेद बड़ी सी चादर देख सकता था जिसे मैंने ज़हरा की उस शबीह के साथ जाते हुए देखा था। लेकिन जब तक मैं प्लेटफॉर्म के खारजी दरवाजे तक पहुंचा तब तक वो स्टेशन से निकलती भीड़ में गुम हो चुकी थी। मैंने लपक कर बाहर देखा, लेकिन सड़क पर तांगों, साइकिल रिक्शों और मोटर गाड़ियों के उस हुजूम में मुझे उन दोनों की कोई झलक दिखाई नहीं थी। इतने में गाड़ी ने तीसरी सीटी भी बजा दी और जब तक मैं भागता हुआ अपने डिब्बे तक पहुंचा, ट्रेन तकरीबन प्लेटफॉर्म छोड़ ही चुकी थी। अपनी नशिस्त पर बैठकर भी मैं काफी देर तक इसी उधेड़-बुन में ही उलझा रहा। क्या ये मेरी नजर का धोखा तो नहीं था? ज़हरा इतनी भीड़ में बिना निकाब के कैसे घूम सकती है? और फिर वो अजनबी औरत उसके साथ कौन थी? लेकिन रूप तो बिल्कुल ज़हरा का ही था, वही खीराकुन और मबहूत कर देने वाली शबी। मगर वो यहाँ इस दूर दराज शहर में किस गरज से आ सकती है? एक बार तो जी में आया कि यहीं कमालाबाद के मज़ाफात से गुजरती ट्रेन की जंजीर खींच कर उतर जाऊं और वापस शहर जाकर उसे तलाश करूं, लेकिन कहाँ? मेरे लिए तो वो शहर भी उतना ही अजनबी था जितना कि खुद मेरा ये वजूद ठीक उस लम्हे मेरे अपने लिए हो चुका था। कभी कभी हम यकलख्त अपने आप ही से बेगाने और अजनबी भी हो जाते हैं। हमें अपना वजूद और अपनी हर खोज और कोशिश बेमानी और लाहासिल सी लगने लगती है। मैं भी नाउमीदी और मायूसी के ऐसे ही गर्दाबों में फंसा हुआ था कि उन लड़कों की मंजिल आ गई और मगरिब से 5 मिनट पहले एक दरमियाने दर्जे के स्टेशन पर वो तीनों मुझसे गले मिलकर उतर गए। उतरने से पहले उनमें से एक ने शायद अपना पता या टेलीफोन नंबर लिखकर उन दोनों बहनों में से एक की जानिब उछाला, लेकिन चाय वाले लड़के के दरमियान में आ जाने की वजह से वो दरमियान में ही कहीं गिर गया। तब तक लड़कियों के बाप की तवज्जो उनकी जानिब हो चुकी थी, लिहाजा वो मायूसी के आलम में मुझसे गले मिलते हुए धीरे से मेरे कान में बोला, अपनी किस्मत ही खराब है हाफिज जी, हो सके तो उतरने से पहले बड़ी वाली को अरशद का सलाम कहिएगा। उसका नाम नाहिद बताया है उसके भाई ने। फौरन ही ट्रेन ने झटका लिया और स्टेशन हमारी नजरों से ओझल होने लगा। तीनों मेरी जानिब हाथ हिलाते हुए मगरिब के वक्त के अंधेरे का हिस्सा बनते गए। हस्बे मामूल मगरिब के वक्त के अजीब से असर ने मेरे इर्द गिर्द उदासी के साए लंबे कर दिए। मैं न जाने क्यों इस जवाल के वक्त इस कदर निढाल सा हो जाता था। सारे दिन की तन्हाई एक ही लम्हे में मेरे अंदर बसेरा कर लेती। अचानक ही मेरे इर्द गिर्द चंबेली के तेल जैसी अजीब सी खुशबू बिखर गई। मैंने चौंक कर सामने वाली बर्थ पर नजर डाली तो एक छोटे कद का मुनहनी सा शख्स, जिसके बाल शायद उसी तेल में चुपड़े हुए थे और पीछे की जानिब चिपका कर बनाए गए थे, अपनी छोटी छोटी लेकिन नेज़े की नोक जैसी चुपती नजरों से मुझे घूरता हुआ दिखाई दिया। मुझे हैरत हुई क्योंकि मुझे उसकी आमद और बर्थ पर चढ़ने की बिल्कुल भी खबर नहीं हो सकी थी। शायद वो उस वक्त बर्थ पर आ चढ़ा हो जब मैं चलती ट्रेन में ही बैठे बैठे मगरिब की नमाज अदा कर रहा था। मुझे उसकी चुपती नजरों से उलझन सी होने लगी, जाने ये जबलपुर का स्टेशन कब आएगा। उसने शायद मेरे अंदर की बेचैनी भांप ली और वहीं से बोला, कहाँ जाना है? मैं सटपटा सा गया, कहा जी जबलपुर। बोला जबलपुर में किसके पास जाओगे? मुझे भी वहीं उतरना है। मैंने बात बनाई, कहा वो मुझे लेने खुद स्टेशन पर आ जाएंगे। अब मैं उसे क्या बताता कि खुद मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे जबलपुर में किसके पास जाना है। मैं तो सुल्तान बाबा के हुक्म की तामील में इस ट्रेन में आ बैठा था और मुझे इतना ही बताया गया था कि मुझे जबलपुर के स्टेशन पर उतरना है। लेकिन शायद उसकी तशफ़ी नहीं हुई। वो अब भी लगातार उसी तरह मुझे घूरे जा रहा था। कुछ ही देर में मुझे यूं लगने लगा कि उसकी नजर की ये धार मेरे वजूद के आर पार हो जाएगी। वो तो भला हो सामने बैठे हुए देहाती नुमा एक मुसाफिर का, जिसने अपने खाने का डिब्बा खोला और सभी मुसाफिरों को खाने की पेशकश करने लगा। हालांकि उसके टिफिन में बमुश्किल इतना खाना था कि सिर्फ एक इंसान का ही पेट भर पाता। लेकिन शायद किसी ने सच ही कहा है कि रिस्क की बरकत और फरावानी नियत की फरावानी से मुत्तसिल होती है। उस शख्स के खाने का डिब्बा भले ही खाली था, लेकिन उसकी नीयत भरी हुई थी और बाकायदा छलक रही थी, और इस छलकाहट का नूर और इत्मीनान उसके चेहरे से भी साफ आया था। उसने लज्जाजत से मुझसे कहा, बेटा एक लुकमा तो ले लो मेरी खुशी की खातिर। मैंने मुस्कुराकर एक निवाला तोड़ा और सालन में भिगोकर मुंह में रख लिया। सच है कि खुलूस और मोहब्बत का अपना ही एक जायका होता है, जिसे अगर जबान के जायके के गुदूद ना भी महसूस कर सकें, पर रूह उस जायके से बखूबी आशना होती है। इस सारे हंगामे में कुछ पल के लिए ही सही
पर कम से कम मुझे उस अजीबुल खलकत शख्स की घूरती निगाहों के एहसास से निजात मिल गई। कुछ देर के बाद जब मैंने ऊपर बर्थ की जानिब निगाह डाली तो वो सर तक चादर ताने लेट चुका था। अगले हिस्से में बैठी बहनों में से बड़ी वाली, जिसका नाम अरशद ने नाहिद बताया था, उसने अपने रेडियो की सुई घुमाई और चंद सरसराहटों के बाद किसी नगमे के बोल फजा में गूंजे। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पर क्या गुजरी है। तबलीगी जमात में से एक बुजुर्ग जो मेरे करीब ही बैठे थे, उनके चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया हो गए और वो धीरे से बड़बड़ाए, ला हौला वला, ये शायर हजरात भी क्या औल फौल बकते रहते हैं, ये तो निरा कुफ्र है। भला ये भी कोई बात हुई कि उसे ऊपर बैठे कुछ खबर ही नहीं, नाउजुबिल्ला। सारी तबलीगी जमात ने उनकी बात सुनकर अपना सर धुना। शायद बगावत और शिकवा इंसानों के खमीर के साथ ही गूंथा गया होगा। तभी हम अपने शेरों में, अपनी दुहाइयों में और अपनी शिकायतों में ऊपर वाले से अपने हाल से बेखबर होने की फरियाद करते रहते हैं। और शायद इसलिए वो शेर और गजलें भी ज्यादा मशहूर होती हैं जिनमें खुदा से शिकवा किया गया हो। कुछ बुज़दिल जो खुद अपने दिल की बात बराह रास्त खुदा से नहीं कह पाते, वो ऐसे शेर और गजलें पढ़कर ही खुश हो जाते हैं जिसमें खुदा के सामने उसकी दी हुई तकदीर की वजह से बर्बादी के फसाने बयान किए गए हों। शायद इसलिए इंसान को अज़ल से नाशुक्रेपन के ताने का सामना भी करना पड़ा है। हैरत की बात यह थी कि जहां शिकवा न करने वालों का गिरोह खुद को खुदा से ज्यादा करीब तर और पसंदीदा होने का हकदार समझता था, वहीं ये सारे शायर, अदीब और उन जैसे दूसरे शिकवागर भी खुद को खुदा का सबसे ज्यादा लाडला बताते थे। अब ये तो खुदा ही जानता था कि इनमें से ज्यादा सच्चा कौन था, हुजूम शिकवा कुना या शिकवा गुरेजा। अगले स्टेशन पर दोनों शोख बहनें भी अपने भाई और माँ बाप समेत उतर गईं। जाते हुए बड़ी बहन की नजर मेरी नजर से टकराई। मुझे अरशद की कही बात याद आ गई और मेरे होंठों पर खुद ब खुद एक धीमी सी मुस्कान उभर आई। हमारे इर्द गिर्द न जाने ऐसी कितनी कहानियां बनने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। बाज मर्तबा तो खुद हमें भी पता नहीं चलता कि हमारे मुकद्दर की कौन सी नजर हमसे चूक गई है। मोहब्बत की जाने कितनी दास्तानें बनने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। अगर अरशद का फेंका हुआ पर्चा नाहिद के करीब गिरता और वो उसे पढ़ लेती तो क्या होता? क्या तकदीर सिर्फ उसी कदर लिखे का नाम है जो हमारे साथ पेश आता है, और जो हमारे साथ पेश आते आते पेश नहीं आता उसकी हकीकत क्या है? अगर अरशद के फेंके हुए पर्चे के दरमियान में उस शख्स का कांधा ना आता और वो रुक्का नाहिद के पैरों में जा गिरता तो क्या उनकी इस मुख्तसर सी मोहब्बत की कहानी का अंजाम कुछ और ना होता? कहीं हमारी बैक वक्त दो तकदीरें तो नहीं लिखी गई होती? कहीं हम हर बार अनजाने में अपनी असल तकदीर से चूक तो नहीं रहे होते? कहीं खुदा ने बंदे को ये इख्तियार तो नहीं दे रखा होता कि वो अपनी हिम्मत और मेहनत और इसी जुस्तजू से अपनी तकदीर को बदल सके? अफसोस मेरे पास सवाल तो बहुत थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। मैंने ऐसे ही कुछ सवाल ट्रेन से उतरती हुई नाहिद की आंखों में भी देखे। शायद वो उतरते वक्त मुझसे यही गिला कर रही थी कि मैंने अरशद से उसका मुकम्मल पता खुद ही पूछकर उसे क्यों नहीं बता दिया। अब वो कभी जिंदगी भर उसे देख नहीं पाएगी। किसी से ब्याह के बाद पहले बीवी, फिर माँ, फिर नानी, दादी बन जाएगी, लेकिन जाड़े की खुनकरात की तरह ये एक खलिश ताउम्र उसके दिल में कपकपी सी पैदा करती रहेगी। एक चेहरा वक्त की धूल में धुंधला कर मिटने के बावजूद उसके कोरे दिल के आईने में अपना हजूला छोड़ जाएगा। न जाने उस पल भर में मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। मुझे यूं लगा जैसे नाहिद और अरशद के अनजान मुकद्दर की पर्ची किसी और से नहीं, खुद मुझसे ही कहीं गुम हो गई हो। नाहिद के उतर जाने के बाद मैं खुद भी न जाने कितनी देर यूं ही गुमसुम सा बैठा रहा। तवक्ते के कोई जोर से चिल्लाया, जबलपुर आ गया, जबलपुर। मैंने चौंक कर सर उठाया तो ट्रेन रुक चुकी थी। मैं अपना मुख्तसर सा बैग लेकर अंधेरे और वीरान से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी और ट्रेन के जाने के बाद सिर्फ मैं ही वहां तन्हा खड़ा रह गया। अचानक मुझे उस सन्नाटे में फिर से दो आंखों की चुभन का एहसास हुआ। मैं चौंक कर पलटा तो दूर अंधेरे में वही अजीबुल खलकत जिसामत वाला कमजोर सा शख्स एक लैंप पोस्ट की मरियल सी पीली रोशनी के दायरे में खड़ा मुझे घूर रहा था। न जाने क्यों पल भर में ही मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सरसराहट का एहसास हुआ। आखिर ये शख्स मुझसे क्या चाहता था? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि आगे बढ़कर उस शख्स से इस आंख मचोली का मकसद पूछूं कि अचानक मुझे अपने अकब में एक करख्त सी आवाज सुनाई दी। क्या आपका नाम अब्दुल्ला है? मैं इस कदर महव था कि उछल ही तो पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक देहाती सा शख्स आम मजदूरों के हुलिये में खड़ा नजर आया। उसने अपना साफा सर पर खूब कस कर बांध रखा था और पुराने बोसीदा गर्म कोट को आखिरी बटन तक खूब कस कर सीने पर बांध रखा था। मैंने कहा, जी मैं अब्दुल्ला हूँ। उसने मेरा जवाब सुनते ही लपक कर मेरा बैग उठा लिया और आगे बढ़ते हुए बोला, मुझे करीम खान साहब ने भेजा है, मेरे पीछे चले आए।
मैं उससे ये भी नहीं पूछ पाया कि ये करीम खान साहब कौन हैं, जिन्होंने आधी रात को उसे मुझे स्टेशन से लाने के लिए भेजा है। शायद उसके अंदाज में ही इतनी बेसाख्तगी थी कि मैंने भी उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। अचानक मुझे उस लैंप पोस्ट के नीचे खड़े शख्स का ख्याल आया और मैंने पलट कर देखा और फिर मेरे कदम जम से गए। लैंप पोस्ट खाली पड़ी थी, वहां अब दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं हैरत से आंखें फाड़े अंधेरे की चादर को चीरने की कोशिश में मसरूफ था कि फिर से मेरे राहबर की आवाज गूंजी, बाबूजी चलें, हमें बहुत दूर जाना है। मैं चौंक कर पलटा, लेकिन प्लेटफॉर्म से निकलते निकलते भी मैंने कई बार मुड़कर दोबारा उसे तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसे तो न जाने जमीन खा गई थी या आसमान निकल चुका था। मुझे ज्यादा हैरत इसलिए हुई कि स्टेशन से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता सिर्फ वही बड़ा सा आहनी दरवाजा था जिसके करीब हम उस वक्त खड़े थे। फिर वो कहाँ चला गया? मैं स्टेशन से बाहर निकला तो रात के कोहरे और सफेद बादलों जैसी धुंध में मैंने करीम खान के भेजे हुए बंदे को एक तांगे में कोचवान की जगह बैठे देखा। मैं बिना कुछ कहे पिछली नशिस्त पर बैठ गया और उसने तांगे को ईंटों से बनी सड़क पर डाल दिया। कुछ देर के बाद कोचवान ने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाल कर सुलगाई और मुझसे पूछा, बाबूजी बीड़ी पिएंगे? मैंने कहा नहीं, मैं बीड़ी नहीं पीता। वो इतनी देर में पहली बार मुस्कुराया, बोला अच्छी बात है, यहाँ की बीड़ी वैसे भी कुछ खास जायकेदार नहीं होती। बीड़ी तो असल जबलपुर की होती है, वही बॉर्डर पार वाला जबलपुर। सुना है वहां बीड़ी के बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहां से सारी दुनिया को बीड़ी भेजी जाती थी। फिर वहां से कुछ मजदूर सरहद से इस पार इस गांव में आकर बस गए और उन्होंने यहाँ की बीड़ियों में देसी तंबाकू भी भरना शुरू कर दिया, तो इस इलाके का नाम भी सरहद पार वाले जबलपुर के नाम पर पड़ गया। पर जनाब, असल जबलपुर तो उसी तरफ वाला है, हमारा वाला तो उसकी नकल भी नहीं है। क्या बात है उस तरफ की बीड़ियों की, एक कश में ही रूह ताजा हो जाती है। पर जी मेरी घरवाली कहती है कि बीड़ी पीना बड़ी बुरी लत है, बंदे को आखिरी उम्र में टीबी हो जाती है। पर जनाब, बीड़ी न पीकर लंबी उम्र जीने से तो यही बेहतर है कि बंदा बीड़ी पीकर जल्दी मर जाए। वो लगातार और बिना रुके बोले जा रहा था। शायद उसे बहुत दिनों से कोई अच्छा सा मौका मयसर नहीं आया था। उसका नाम बशीर था, जो अब बशीरा हो चुका था। ये तांगा उसके बाप के दौर की जागीर था जो तरके में उसके हिस्से में आया था, और यही वो वाहिद तांगा था जो गांव भर की सवारियों को स्टेशन छोड़ने और वहां से गांव के लिए लाने के काम आता था। सर्दी की वजह से धुंध बढ़ती जा रही थी और हम अब एक कच्ची सड़क पर पहुंच चुके थे। कोई दूर से हमें देखता तो हम उसे शदीद बादलों में तैरते हुए ही नजर आते। घोड़ा अब तेजी से हाँप रहा था और उसके नथनों से गर्म भाप वक्फे वक्फे से भारी आवाज के साथ यूं छूट रही थी जैसे कोई पुराना स्टीम इंजन दौड़ा जा रहा हो। बशीरे ने तांगे के बांसों के अगले सिरे पर लगे गैस के दोनों हंडोले जला रखे थे और उनसे फैलती धुंधली सी रोशनी में हम कोहरे की उस चादर को चीर रहे थे जिसकी शिद्दत की वजह से हम गज भर दूर पड़ी चीज को भी नहीं देख पा रहे थे। आखिर खुदा खुदा करके किसी आबादी के आसार शुरू हुए। हस्बे मामूल पहला इस्तकबाल गलियों के आवारा कुत्तों ने किया। कुछ बातें शायद दुनिया के किसी खित्ते में तब्दील नहीं होती। रात का फसूं हर जगह और हमेशा एक सही रहता है, कुछ डराने वाला, कुछ छुपाने वाला और बहुत से ऐबों पर पर्दा डालने वाला। तांगा एक बड़ी सी कच्ची हवेली के फाटक नुमा लकड़ी के दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। बशीर ने आवाज लगाई, ओए करमू, ओए मेहमान आए हैं, बुआ खोल दे। अंदर से किसी बूढ़े के खनकारने की आवाज सुनाई थी। आया। कुछ ही देर में फाटक खुल गया और बशीर ने तांगा अंदर वसी सहन में ही हुनका दिया। सहन कच्ची ईंटों से चुना गया था, लेकिन मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे ये हवेली का बैरूनी सहन होगा, क्योंकि सहन के चारों तरफ मेहमान खाने के तर्ज पर कमरे बने हुए थे और सामने ही एक और ड्योड़ी नजर आ रही थी जिसके अंदर एक दूसरा लकड़ी का दरवाजा नजर आ रहा था जो अंदर वाले सहन की जानिब खुलता था। बूढ़ा करमू अपने हाथ में एक साल खुर्दा सी लालटेन उठाए हमारी जानिब बढ़ा और उसने जल्दी से मुझे सलाम किया और मेरा बैग थाम लिया। बशीर ने उसे हिदायत जारी की, बोला मेहमान को रोटी टुक्कर खिलाकर नए वाले मेहमान खाने में सुला देना। खान साहब अब सुबह ही मुलाकात करेंगे, क्या समझा? करमू ने सर हिलाया। बशीरा मुझसे रुखसत होकर चला गया और करमदीन ने मुझे पुराने तर्ज की एक बैठक में पहुंचा दिया जो वहीं सहन के दाएं तरफ बनी हुई थी। कमरा काफी कुशादा था और खिड़की उस सहन की जानिब खुलती थी जहां अभी कुछ देर पहले बशीरे ने मुझे छोड़ा था। पलंग के साथ एक डोरी लगी हुई थी जिसका दूसरा सिरा छत पर लगे एक कुंडे से होता हुआ एक बड़े से कपड़े के बने हुए हथ पंखे से जुड़ा हुआ था। लेकिन आजकल सर्दी का मौसम होने की वजह से डोरी को लपेट कर पलंग की पायंती से बांध दिया गया था। बाईं तरफ दीवार के अंदर ही एक बड़ी सी अंगीठी बनी हुई थी जिसमें कुछ ही देर में करमदीन ने दहकते हुए अंगारों की पूरी परात उलट दी और कमरा कुछ ही देर में खुनकी से खुशगवार हिद्दत इख्तियार कर गया। करमदीन उर्फ करमू के इसरार पर मैंने चंद लुक्मे हलक से नीचे उतारे और रात ढलने का इंतजार करने लगा। नींद का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था।
मेरी ये सहेली तो वैसे ही आम हालात में भी मुझसे रूठी रहती थी, तो इस अनजान मंजिल पर भला कब मेरी पलकों तले डेरा जमाने वाली थी। सो यूं ही पलकें झपकाते सुबह की अजानें सुनाई देने लगी। नमाज पढ़ने के बाद मैं बाहर सहन में निकल आया। ये पुराने तर्ज की बड़ी सी लेकिन कच्ची दीवारों और कच्चे दालान वाली हवेली थी। करमदीन जो वहीं बैरूनी ड्योड़ी के पास एक छोटी सी लोहे की अंगीठी सुलगाए बैठा हुआ था, उसने जल्दी से एक पीढ़ा मेरे बैठने के लिए उसी अंगीठी के पास रख दिया और खुद जल्दी से अपनी कोठड़ी से सिल्वर की एक बड़ी सी चैनक उठाकर ले आया और मिट्टी के प्याले में गर्मा गर्म चाय उंडेल कर उसने मेरे हाथों में थमा दी। हमारी जिंदगियों में कुछ ताल्लुक किस कदर मजबूत और लाजिम व मलजूम बन जाते हैं, जैसे सुबह सवेरे और चाय के कप का ताल्लुक। मगर जब चाय ईजाद नहीं हुई होगी तब लोगों की सुबह कैसे होती होगी। मैं गर्म प्याले के किनारों से निकलती भाप के अकब में करमदीन के झुर्रियों भरे चेहरे को देखते हुए न जाने कितनी देर इन्हीं सोचों में गुम बैठ रहा। हमारे शहरों में सुबह हमेशा एकदम छम से कूद कर और एक चीखते चिंगाड़ते शोर की सूरत में जाहिर होती है, जबकि ये दूर दराज के गांव और इलाके हर रोज सुबह को एक मेहरबान और नर्म उजाले की तरह खुद पर वारिद होता महसूस करते हैं, जिसकी इब्तिदा उमूमन मुर्ग की बांग, चरखे की कूक और पनघट पर लगे हैंड पंप की चूं चूं से होती है। मवेशी और ढोर डंगर चौंक कर सर उठाते हैं और बैल के गले में बंधी घंटी टन टन बज उठती है। रात भर जागने के बाद खेत की रखवाली करने वाले राखे लंबी लंबी जमाइयां लेते हुए मुंह अंधेरे घर को लौटते हैं तो उनके कहकहे राहों में गूंजने लगते हैं। कुछ ही देर में पंचक्की की सीटी भी बुलंद होती है। घरों के आंगन में दूध और लस्सी बलोने की रिड़क गूंजने लगती है। बड़े बूढ़े और बुजुर्ग खनकार खनकार कर जवानों की मस्त नींद में रखना डालने लगते हैं और फिर कुछ ही देर में मशरक की जानिब से एक गुलाबी आग फलक को दहकाने लगती है, जो धीरे धीरे सुनहरी आतशी रंगत धार लेती है और यूं न जाने कितने मरहलों के बाद सूरज अपना दमकता मुखड़ा धीरे धीरे सरकाता हुआ गांव की एक रोशन सुबह को मुकम्मल करता है। इतनी खूबसूरत सुबहों के चश्मदीद गवाह ये गांव वाले तभी तो इतने उजले चेहरों और पाक मन के मालिक होते हैं। वो सुबह मेरी जिंदगी की उन चंद सुबहों में से एक थी जिसे मैंने घूंट घूंट जिया था, बिल्कुल उस गर्म भाप उड़ाती चाय के प्याले की तरह जो उस वक्त मेरे हाथों में थमा था। मैंने आखिरी घूंट लिया ही था कि अंदरूनी फाटक खुला और उसमें लंबे कद का एक रोबदार शख्स अपने सरापे को गर्म खेस में लपेटे अंदर से बरामद हुआ। 2 नौकर उसके दाएं बाएं उसका हुक्का और तंबाकू वगैरह उठाए हुए तेजी से चले आ रहे थे। उसने आते ही मुझे जोर से भींच कर गले लगा लिया। बोला, माफ करना जी, रात को मुझे जरा तप चढ़ गई थी, दवा पी तो ऊँग आ गई और मैं आपका इस्तकबाल नहीं कर सका। मेरा नाम करीम खान है। सुल्तान बाबा ने आपके आने की खबर दी थी, पर आप तो बिल्कुल नौजवान हो जी। मैं समझा था कि सुल्तान बाबा ने पहाड़ी वाली दरगाह की खिदमत के लिए किसी बुजुर्ग को भेजा होगा। ओह, तो मेरी ड्यूटी इस बार जबलपुर में लगाई गई थी।